द इंडो फ्रेंच IAS.com साथ हर पल का। हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो कैसे कैसे बात करेंगे और क्या क्या इसके चैप्टर का मीनिंग है, क्या क्या डेफिनेशन दी गई है, सब के बारे में भाई लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अकाउंटिंग धीमे धीमे समय के साथ इवॉल्व हुआ है एक सिंपल फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग की तरह, और धीमे मतलब इससे इवॉल्व हुआ है कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि सर्व करता है अलग अलग वैरायटी के यूजर्स को। जैसे कि हम लोग बात करें हैं जो अकाउंटिंग का वर्क है, तो वो भी हम लोग बात करें ये अलग अलग एरियाज में इसकी ग्रोथ हुई है। जैसे कि हम लोग बात करें फॉरेंसिक अकाउंटिंग हुई, ई कॉमर्स हुआ, और फाइनेंशियल प्लानिंग हुई, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग हुई, तो इन सब में इस्तेमाल होता है इसका। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के नेचर के बारे में, अकाउंटिंग की ज़रूरतों के बारे में, और अकाउंटिंग के स्कोप के बारे में कि क्या क्या स्कोप है अकाउंटिंग का। इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम देखेंगे कि हम लोग इसमें कलेक्ट करते हैं डेटा, कम्युनिकेट करते हैं इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन किसके यूजर के बारे में, कि यूजर कैसे कैसे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है डिसीजन लेने के लिए, जो कि रिलेटेड होता है किससे, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस से। तो अब वो अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करता है, आपको कैसे इस्तेमाल करना है कैसे नहीं करना है, तो उसको डेटा प्रोवाइड करना हमारा क्या है, काम है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं किस चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या लर्न करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो क्या क्या हमारी टीचिंग्स रहने वाली हैं वो बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले होना पड़ेगा मुझे गायब, तो मैं वो गायब हो जाता हूँ। तो इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहली चीज़ होगी हमारी क्या, कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मीनिंग मीनिंग क्या है और नीड क्या है। हम लोग बात करें उसके बारे में बात करेंगे कि मीनिंग देखेंगे अकाउंटिंग की क्या है, नीड्स क्या है अकाउंटिंग की मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग को एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसके रोल के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बात कर रहे हैं बड़े लेवल पर, इनका ऐसा सोर्स की तरह ऐसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग को। और तीसरा हम लोग देखेंगे यूजर की इंफॉर्मेशन के बारे में, आइडेंटिफाई करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के, डिस्क्राइब करेंगे रोल को ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, और टर्मिनोलॉजीज के बारे में तो हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती हैं उनको समझेंगे और उनकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने अकाउंटिंग के इतिहास के बारे में कि कैसे कैसे जो हमारी अकाउंटिंग हुई है, तो ये ऐसा सब्जेक्ट डेवलप हुई है। तो हम लोग बात करें इसका रिमार्केबल हेरिटेज है। हेरिटेज मतलब क्या होता है, विरासत रही है। जैसे कि हम लोग बात करें कि हमारी सिविलाइजेशन खुद इतनी पुरानी है, तो उसके साथ ही हमारा जो अकाउंटिंग की इतिहास है वो जुड़ा हुआ है। तो कोई कोई ऐसी नई चीज नहीं है। हम लोग बात करें तो ये बेबीलोन इजिप्ट में करीब हमें 4000 BC के समय देखने को मिलती है, जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन वगैरह, वेजेस सैलरीज वगैरह होती हैं, टैक्सेस वगैरह रिपोर्ट किए जाते थे क्लियर टेबल्स के ऊपर। तो इतने साल पुरानी हमारी हेरिटेज है अकाउंटिंग की। तो वही देखते हैं कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो 4000 BC में हमें देखने को क्या मिला था, हम लोगों ने बात की थी कि बेबीलोन और इजिप्ट में हमें रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं वेजेस और टैक्सेस के की क्लियर टेबल्स के ऊपर। इजिप्शियंस इस्तेमाल करते थे अकाउंटिंग का ट्रेजर गिनने के लिए, और रिपोर्ट्स सेंड करते थे वजीर और किंग के पास में। दूसरा अगर हम लोग बात करें 200 BC में, अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोग बात करें चाइना हुआ, तो चाइना में सोफिस्टिकेटेड गवर्नमेंट अकाउंटिंग की जाती थी, और इंडिया में कौटिल्य अर्थशास्त्र भी करीब 2300 से वही अपने 2300 BC करीब हम लोग बात करें कि, सॉरी 230 BC के आसपास में, हम लोग बात करें 300 के आसपास में BC में चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का एम्पायर था। तो उसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त ने किताब लिखी है जिसमें बताया गया कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मस्ट भी मेंटेन होना चाहिए, जिससे कि हम लोग बात करें आय व्यय के बारे में पता चले। 730 से लेकर 400 BC AD के बीच में ग्रीक से इस्तेमाल करते थे अकाउंटिंग का, रोमन इस्तेमाल करते थे, मेमोरेंडम डे बुक बनाते थे जिसमें रिसीप्ट और पेमेंट लिखते थे, लेजर बनाते थे मंथली। और 1494 में हम लोग बात करें कि सुमा दे अर्थमेटिका मिली है, ये किताब फर्स्ट बुक है
इसमें की एंट्री वगैरह लिखी हुई है, डेब्ट के इसमें टर्म्स वगैरह लिखे हैं, डेब्ट वगैरह क्रेडिट वगैरह के बारे में इटालियन टर्मिनोलॉजी तो मिली है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें पता चलता है कि जो इतिहास है अकाउंटिंग का, वो कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई नया कोई सब्जेक्ट निकल के आया। तो हज़ारों सालों से, जब से हमारी सिविलाइजेशन बनी है, बहुत पुराने से स्टार्टिंग से हम लोग बात करें कि अकाउंटिंग का इस्तेमाल हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइस अब बात करने वाले हैं हम लोग मीनिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, उससे पहले हम लोग जाने तो यहाँ पे आप लोगों को AICIPA दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है, तो भैया जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है उनकी बहुत इज्जत होती है अपने यहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ की उन्होंने, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था तो उसने लिखा था ये, तो इसका मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो ये समझ में आया। तो ये इंस्टीट्यूट था, ये इंस्टीट्यूट ने डेफिनेशन दी थी 1941 में अकाउंटिंग को लेकर। तो अकाउंटिंग क्या है, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ अपने फॉन्ट का। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज आर्ट। क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है भैया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सिग्निफिकेंट मैनर में। और किस टर्म्स में, पैसे के में टर्म्स में। तो हर चीज किसको किसको हम लोग समराइज करते हैं, किसको क्लासिफाई करते हैं, किसको रिकॉर्ड करते हैं, किसको सिग्निफिकाइज करते हैं, किसको हम लोग टर्म्स ऑफ मनी में रखते हैं, ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को। यानी कि अगर कोई ऐसे इवेंट हुए, ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो उनको क्या करना है, मनी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, समराइज करना है, उस चीज को क्लासिफाई करना है। जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, पार्ट होते हैं फाइनेंशियल करेक्टर का। और इसको हम लोग बात करें, इसका रिजल्ट देते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ों का हम लोग बात करें, इंटरप्रेट किया हम लोगों ने चीज़ों का, जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह हुए हैं, इवेंट्स और ट्रांजेक्शन के बारे में हम लोग रिकॉर्ड किया है, समराइज किया है, इसके रिजल्ट देते हैं हम लोग अकाउंटिंग के अंदर में। कि हमने भैया इतनी चीज़ें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि भैया अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास, हमने कोई धंधा खोला, धंधे में हमने क्या क्या इन्वेस्टमेंट की, क्या क्या हम लोगों ने, जैसे मान ली कपड़े की दुकान खोली तो कपड़ा कितना आया, लाइट का कितना का किया, दुकान का कितना दिया। तो अब इन सबको रिकॉर्ड करना, समराइज करना एक अच्छे तरीके से मैनर में, रिजल्ट देना किसका काम होता है, अकाउंटिंग का। तो हमने अकाउंट बनाया कि भैया हमारे पास इतना पैसा खर्च हमने कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई आपको डेफिनेशन। दूसरा लिखा है यहाँ पे ए डेफिनेशन दिख रही होगी। तो यहाँ पे ए का मतलब है यहाँ पे अमेरिकन, अमेरिकन अकाउंटिंग, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। तो यहाँ पे ये ए डेफिनेशन दिख रही है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं उनके नाम लिख दे रहा हूँ नीचे, एसोसिएशन। तो ये इन्होंने जारी करवाई थी 1966 में। तो इन्होंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को क्या कहा है, तो अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करती है, मेजर करती है, कम्युनिकेट करती है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को, जो कि परमिट करते हैं इन्फॉर्म जजमेंट को, डिसीजंस के, किसके, यूजर्स के, मतलब यूजर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन के। तो ये चीज क्लियर हुई आपको। अगर नहीं भी आई तो मैं फिर से बता देता हूँ। लेखांकन आर्थिक सूचनाओं की पहचान करने, मापने और संक्षेप मतलब समराइज करने की एक प्रक्रिया है, ताकि सूचना के उपयोगिता करता, यानी कि जो यूजर यूज कर रहा है, उसे सूचित निर्माण ले सके, यानी कि अच्छे तरीके से निर्माण, कोई भी अगर डिसीजन लेता है तो वो ले सके अपना डिसीजन। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, क्योंकि उसे अच्छा खासा इंफॉर्मेशन अगर डेटा होगा तो वो उसे कर तो सकता है ना, कि उसके पास, अगर इसके पास इकोनॉमिक अकाउंट डेटा होगा कि हाँ भाई हमारे पास इतना खर्चा है, तो वो डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा उसे। और लास्ट वाले की बात करें तो लास्ट में जो डेफिनेशन लिखी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने दिया था 1970 में। भैया इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इस बात पर जोर दिया कि जो लेखांकन का कार्य है, वो आर्थिक संस्थाओं के बारे में मुख्य रूप से वित्तीय प्रकृति के
मात्रात्मक क्वांटिटेटिव जानकारी प्रदान करना है जो कि आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी हो। यानी कि भैया के क्वांटिटेटिव डेटा देने में हेल्पफुल, मतलब जो क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब इन्होंने अकाउंटिंग के फंक्शन के ऊपर जोर दिया कि भैया ये क्या करें, क्वांटिटेटिव डेटा दें, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दें जो कि प्राइमरी फाइनेंशियल हो नेचर में, और जो कि हम लोग बात करें कि जो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा काम आए। तो यही हमारी डेफिनेशन दी गई है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने। ठीक है, अब देखते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो भाइयों मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अकाउंटिंग को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मीजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कम्युनिकेटिंग करते हैं, जिससे कि हम लोग बात करें कि किसकी रिकॉर्ड करते हैं, इकोनॉमिक इवेंट के, जिससे कि हम लोग बात करें कि ताकि जो इच्छुक उपयोगकर्ता है, इसके इंटरेस्टेड यूजर है, उनको जानकारी मिल सके। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, लेखांकन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी संगठन की आर्थिक घटनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी की पहचान, या फिर हम लोग बात करें मापना, रिकॉर्ड करना या संचार करना या फिर कम्युनिकेट करना की जाती है, ताकि इच्छुक जो यूजर है, इंटरेस्टेड यूजर है, वो उसको जानकारी मिल सके। ठीक है, और हम लोग बात करें कि इसमें सारी चीज़ें आती हैं, ये इकोनॉमिक इवेंट तक को हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मीजरिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और यही सारी चीज़ें देखी हमने। ठीक है, तो इसकी आई थिंक डेफिनेशन डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी आपको। आपको जो भी अच्छी लगे मैं डेफिनेशन चिपका दीजिए एग्जाम्स में। तो गाइस अब बात कर लेते हैं, जो हमें इस पिक्चर में डायग्राम दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमें दिख रहा है कि अकाउंटिंग कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो कि एक बार हो गई और खत्म हो गई। ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस है जो कि हमेशा कंटिन्यूअस चलती रहती है अनंत काल तक। इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम में जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इकोनॉमिक इवेंट हुए। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप बात कर रहे हैं, तो जैसे कि कोई सामान खरीदना, कोई बेचना, कोई आपने कोई अपना सामान लिया, दुकान का किराया देना, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब है इकोनॉमिक इवेंट्स के। जैसे कि आपकी दुकान है, तो एक दुकान के एग्जाम्पल से ले ले रहा मैं। ठीक है, तो दुकान में भैया चलती है क्या, दुकान में कोई सामान ग्राहक लेने आया तो उस सामान बेचा, उसने आपको प्राइस दिया, उसने आपको पैसे दिए और आपने लिए। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक इवेंट्स वगैरह है। आपने माल के लिए पैसा दिया, तो ये सब इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। दूसरा होती है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो भैया जी अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ से चालू हो गई। तीसरी चीज है कि भैया अब हमने लेखा जोखा तो बना लिया है कि हाँ इतना किलो माल आया है, इतना किलो माल बेचा है। तो इंफॉर्मेशन को क्या करना, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, या फिर हम लोग बात करें रिपोर्ट्स बनाना, रिजल्ट्स बनाना। ठीक है, अब जब रिजल्ट्स बना लिए, तो रिजल्ट बनाने के बाद देखिए किसी जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं या फिर मेन सीईओ हैं, जैसे कि आपका कोई बहुत बड़ी फर्म है, तो हमने क्या क्या दिया, डिसीजन मेकर को दे दिया कि भैया अब वो रिपोर्ट उसके पास पहुंच गई, तो अब वो इन चीजों को देखेगा, समझेगा, परखेगा, उस हिसाब से अपने डिसीजन लेगा। तो बस जहाँ पे जब वो डिसीजन ले लेगा, तो बस यहाँ से फिर नई अपनी इकोनॉमिक स्टेट जो अकाउंटिंग की प्रोसेस थी फिर से शुरू हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग बाद फिर से वो इकोनॉमिक इवेंट होंगे, फिर से वो अकाउंटिंग प्रोसेस होगी, और फिर से वो कम्युनिकेट करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, और फिर से डिसीजन मेकर जो सीईओ है उनको दे देगा। तो ऐसे जो एक लूप है, इन्फिनिटी लूप है, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। और दूसरा चीज हम लोग बात करें, जो अकाउंटिंग है वो लिंक करती है डिसीजन मेकर्स को इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, क्योंकि वही तो एंड रिजल्ट देती है। और उसके बाद जो साइकिल है फिर से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि हम लोग बात करें अकाउंटिंग सिस्टम आता है, कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन आता है, और फिर बाद में जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने बनाई है वो किसके पास पहुंच जाती है, डिसीजन मेकर के पास पहुंच जाती है। डिसीजन मेकर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन का वो उसका इस्तेमाल करेगा, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में समस्याएं चल रही हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अब इन सबको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इस डायग्राम को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इवेंट कैसे कैसे होते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले
एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट यानी कि जो बाहरी जो लोगों से थ्रू होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ट्रांजेक्शन बिटवीन आउटसाइडर एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप दुकान के मालिक हैं, कंपनी के मालिक हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं कस्टमर को। सेल मर्चेंडाइज टू कस्टमर यानी कि सामान कस्टमर को बेचना। सेल सर्विसेज, अब मान चलिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो वो हो गई, ठीक है। इसके अलावा तीसरी है परचेज मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, तो भैया आपने कोई चीज प्रोडक्ट बनाया है तो उसका कोई सप्लायर तो होगा, तो उसको पैसे देना। जो आप जिसकी जमीन में आप रह रहे हैं, आप दुकान खोले हैं, तो उसको मंथली रेंट पे करना। तो ये क्या है? ये इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जो कि आप कर रहे हैं आउटसाइडर के साथ में, यानी कि कोई बाहरी बंदा है जिसके साथ में आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी शेयर कर रहे हैं, जो कि हमें अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में लिखने पड़ेंगे, यही तो हम लोग लिखेंगे ना। और इंटरनल इवेंट्स क्या है? इंटरनल इवेंट्स वो हैं जो कि आपकी एंटरप्राइज या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले हैं। सबसे पहले सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल बाय स्टोर डिपार्टमेंट टू मैन्युफैक्चर, तो भैया सप्लाई की व्यवस्था करना सबसे पहले तो अपनी। दूसरी पेमेंट के लिए जो एम्प्लॉयज वगैरह आपकी दुकान में काम कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं आपके लिए, तो उनकी पेमेंट की व्यवस्था करना। और तीसरी चीज कि भैया सबसे इम्पोर्टेंट, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो भैया जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तभी तो सामान बेचेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आपको सामान भी तो चाहिए पड़ेगा, तो वो सामान के लिए आपको पैसे भी तो पे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए पैसा भी तो देना पड़ेगा। तो ये होते हैं अपने इकोनॉमिक इवेंट्स। क्लियर गाइस? तो गाइस अब और अच्छी तरीके से समझते हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस में इम्पोर्टेंट क्या क्या इवेंट्स होते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है कि आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, कि अगर हम लोग कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो वो अकाउंटिंग के लिए ऑब्जर्व करनी भी है या नहीं करनी है। तो जो भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक्टिविटीज और सिलेक्ट करते हैं, तो वो फाइनेंशियल करेक्टर की होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि अगर कंपनी की सेल या परचेज हो रही है, वो क्रेडिट और कैश में हो रही है, सैलरी हो रही है पेमेंट की, तो ये रिकॉर्ड की जा रही है। बट अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, जैसे कि मैनेजमेंटल, जैसे मैनेजेरियल पॉलिसीज हुई, या फिर हम लोग बात करें कि स्टाफ का चेंजमेंट हुआ, जैसे कि अगर मान चलिए कि कोई स्टाफ है, अब एक दिन के अंदर उसे काम करना, तो उसकी एक टारगेट फिक्स था। अब मान चलिए कि उसने छुट्टी ले ली, अब वो थोड़ा ना लिखोगे कि उसने छुट्टी ले ली तो हमें इतना घाटा हुआ, इतना घाटा, इतना फायदा हो सकता था वो काम करने में। तो अलग अलग जो प्रोसेस होती हैं, तो इसको आइडेंटिफिकेशन करना भी जरूरी होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो आप लिखने जा रहे हैं, रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ट्रांजेक्शन, तो उसका कोई किसे लिखना है किसे नहीं लिखना है, ये तो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल करेक्टर में लिखना चाहिए हमें, ठीक है। दूसरी चीज होती है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो जो क्वांटिफिकेशन होती है बिजनेस की, कि ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है, कि किस टर्म में लिख रहा हो, रुपीज के टर्म में लिख रहा हो, पैसे के टर्म में लिख रहा हो, डॉलर के टर्म में लिख रहा हो, तो एक मीजरिंग यूनिट भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए मेजरमेंट में ये है कि हम लोग ट्रांजेक्शन को रुपए के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और अगर इवेंट हम लोग बात करें क्वांटिफाई, अगर, तो भाई सब हम लोग बात करने वाले हैं कि अकाउंटिंग एक्चुअल में होती किसके लिए है, तो किसके लिए, इसके यूजर्स कौन कौन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, किसके लिए अकाउंटिंग हो रही है। तो अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात करें, तो इसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। जो बहुत सारे यूजर्स होते हैं, उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए पड़ती है इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं, जो यूजर्स होते हैं वो अपने दो कैटेगरी के अंदर आते हैं। पहले होते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों को बोलते हैं इंटरनल यूजर्स, जिनको इस्तेमाल करना होता है डेटा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और एक्सटर्नल यूजर्स उनके लिए होते हैं जो कि समझना चाहते हैं कंडीशन बिजनेस की, कि इस ऑर्गेनाइजेशन, इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, उन चीज़ों को जानने के लिए। तो ब्रॉडर दो कैटेगरीज हैं। इंटरनल यूजर के अंदर हम लोग बात करें, पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो लोग आते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, who use accounting information for operational and strategic decision, यानी कि इसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं,
फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हुए, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स हुए, कि वो समझ सकें कि भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल क्या रहा है एक्चुअली। और प्लांट मैनेजर हुए, स्टोर मैनेजर हुए, लाइन सुपरवाइजर हुआ। तो ये कुछ ऐसे पोजीशंस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनके पास में अधिकार होता है कि ये इनको देखें और समझें अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति को। जो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स हैं इंफॉर्मेशन को जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल जो कंपैरिजन होते हैं इसको एवल्यूट करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, इंश्योर करते हैं एडुकेट रिटर्न्स, और इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही है कंफर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, और पे करते हैं डेब्ट और रिमेन सॉल्वेंट। और एक्सटर्नल यूजर कौन कौन से हैं? ग्रुप्स आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी, यानी कि बिजनेस एंटिटी से अलग होते हैं वो, और ये रिलाई करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को। तो अब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हम लोग बनाने वाले हैं एज अकाउंटेंट, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखेंगे। और इसके अंदर कौन कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? एसेट्स, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो अब इन्वेस्टर्स कौन है? जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है तो वो इन्वेस्टर है, ठीक है। तो अब वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए वो चेक करता है कि भैया हमने इन्वेस्ट किया है था तो भैया हमें निकाल लेना चाहिए पैसा, नहीं या नहीं निकालना चाहिए। क्रेडिटर और लेंडर, तो भैया अपनी लिक्विडिटी चेक करने के लिए कि भैया रीपे हो जाएगा डेब्ट या नहीं हो पाएगा। या फिर हम लोग बात करें लेनदार देनदार। दूसरा हम लोग बात करें गवर्नमेंट, जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं जैसे कि वैट, इनकम टैक्स, कस्टडी, एक्साइज ड्यूटी, जैसा जीएसटी। तो अब इसके लिए भैया टैक्स अथॉरिटीज को भी पता होना चाहिए। रेगुलेटरी एजेंसी जैसे रजिस्टर कंपनी वगैरह हुई, सेबी हुई, आरबीआई हुआ, आईआरडीए हुआ। तो इनका काम क्या होता है कि कंपनी को चेक करो कि भैया कोई फर्जी कंपनी तो नहीं है, इनके अकाउंट चेक करो। तो भैया अकाउंट चेक करने से ही तो इसी कंपनी के बारे में पता चलता है ना। और जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी, तो उनको इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है कि भैया वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को देख सके क्या फर्जी तो नहीं है। और सेटिस्फाई करने के लिए ऑब्लिगेटरी अंडर, और किस कानून के तहत, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। और सेवरी रेगुलेशन के अंदर वो आपकी मतलब फाइनेंशियल जो स्थिति है वो आपको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हर एक स्टेप में हम लोग बात करें, अकाउंटिंग जो प्रोसेस होती है ये जनरेट करती है इन्फॉर्मेशन। जो जनरेट की गई इन्फॉर्मेशन होती है तो ये खुद में अंत नहीं होती है, ये बल्कि हम लोग बात करें फैसिलिटेट करती है डिसमेनिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोगों के लिए यूजफुल होती है। और कैसे कैसे अकाउंटिंग हम लोग बात करें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो कैसे कैसे यूजफुल होगी दूसरों के लिए, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कैसे कैसे यूजफुल होती है, तो ये हम लोग बात करें सबसे पहले, एक तो सपोर्ट इकोनॉमिक डिसीजन, यानी कि अगर आप लोग कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाले हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जिससे कि जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है उसको हम लोग बात करें ईगल स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई होके अपना ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को बना के अपने इकोनॉमिक डिसीजन ले सके। इससे ये भी होता है कि भैया जो कैश फ्लो है कंपनी के अंदर उससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसको हम लोग फाइनेंशियल डेटा को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि आगे चल के हमारी कंपनी में क्या क्या हो सकता है। क्योंकि अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी के समय पर अच्छी है तभी तो हम लोग बता सकेंगे कि हाँ आगे भी स्टेबल रहने वाली है। तो इससे हमें अलग अलग डेटा के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें ये प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल होती है प्रिडिक्ट करने के लिए, एवल्यूट करने के लिए अमाउंट, टाइमिंग, अनसर्टेनिटी कि कैसा कैसा कैश फ्लो होने वाला है। जज मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो जो हमारे मैनेजर वगैरह हैं या फिर वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को, या फिर हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं उसको हेल्प करने में मदद करते हैं, ठीक है। कि हम लोग ऐसे और कितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग के पास में अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हाँ हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि डिस्क्लोजर अजम्पशंस,
यानी कि ये फैक्चुअल और इंटरप्रेटिव इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं जो कि अनलाइंग अजम्पशंस हम लोग लेते हैं, तो ये मैटर नहीं करती हैं। फिर हम लोग बात करें, हम लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं तो वो हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, एवल्यूट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा है। अगर डेटा नहीं हो तो अजम्पशन लगानी पड़ेंगे। और के सोसाइटी को सर्व करना चाहिए। बहुत सारी हम लोग बात करें कि आज के समय पर कंपनीज हैं जो कि दिखाती हैं कि भैया हम लोग सोशली वर्क के लिए क्या कर रहे हैं। तो एक तरीके से लोगों को भी ये फर्क पड़ता है कि हाँ भैया कि कंपनी की स्टेटस क्या है, तो इससे ही पता चलता है। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक्टिव अफेक्टिंग सोसाइटी, कैसे ये सोसाइटी को अफेक्ट करता है। और इन्वायरमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा दिखाता है कि लोगों को पता चले कि हाँ हम लोग ऐसी ऐसी जगह पे चीजें कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग अब। तो भाई अगर ब्रांचेस की बात करें तो समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। देखो, तो जैसे कि हमें पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, तो इससे जो ऑपरेशन की स्केल है, मैनेजमेंट की स्केल है, ये इनका फंक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इससे हम लोग बात करें, ऐसे ही ब्रांचेस निकाली गई हैं अकाउंटिंग की। तो उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखती है किसके, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के, कि भैया क्या क्या गया, कितना आया, कितना नहीं गया। और प्रिपेयर करती है प्रेजेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो जिससे बताती है प्रॉफिट लॉस पता चलता है, बेसिक तरीका होता है। ठीक है, और जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है बैंक अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन की, वो बताती है। और ये रिलेट रहती है किससे, पास्ट पीरियड से, कि भैया हमने पास्ट में क्या चीज की है, क्या चीज नहीं की है, उसके बारे में बताती है। ठीक है, तो ये स्टेप, ये हम लोग बात कर रहे हैं स्टूवर्डशिप फंक्शन बताती है, मॉनेटरी होती है नेचर में, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है स्टेक होल्डर्स के बारे में। ठीक है, सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको पता चलता है कि हाँ कंपनी के अंदर ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो एक बेसिक तरीका है, यानी कि कंपनी के साल के अंत के अंदर आपके पास सारे डिसीजंस होते हैं कि हमने यहाँ पे इतना खर्च किया, इतना यहाँ पे प्रॉब्लम आई, तो ये सारी चीजें बता देता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एनालाइज करते हैं हम लोग क्या एक्सपेंडिचर। ठीक है, और एक तरीके से जैसे मान चलिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग अलग अलग, जैसे प्रोडक्ट बनते हैं कोई भी कंपनी के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, सर्विस रेंडर की जाती है, तो इसकी जो ये हमें हेल्प करता है कंट्रोल करने में कॉस्ट की, कि भैया और एक तरीके से जैसे समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि 5 रुपए की तुमने चाय बनाई। ठीक है, तो चाय बनाने के बाद तुम इसे कितने रुपए में बेचोगे, तो इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग करानी चाहिए कि भैया इसमें माल कितना लगा है, कितने रुपए की, अब तुमने इसमें रॉ मटेरियल डाला है, तो दूध कितने का है, चीनी कितनी की है, ये बताते हैं। और तुम इसे कितने रुपए में बेच सकते हो, 10 रुपए में बेच सकते हो, 15 रुपए में बेच सकते हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पहुंचे। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग है। तो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देता है किसको, मैनेजमेंट को, डिसीजन मेकिंग में के लिए, कि भैया क्या क्या जरूरी है, कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कॉस्ट रिलेटेड। तीसरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो भैया इसमें दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। और जिसमें हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन में के लिए क्या काम होता है इसमें, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। जैसे कि फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों का इस्तेमाल किया था बजटिंग के लिए, प्राइसिंग के लिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन लेने के लिए। और ये जनरेट करता है फ्यूचर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन, कि भैया हमें आगे चल के करना क्या है। इसके साथ में इसके अंदर आती है सेल्स फोरकास्टिंग, कैश फ्लो कैसे चलना है, एनवायरमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा, तो सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। तो ये सारी है अपनी ब्रांचेस। ठीक है, तो वही सब बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि गुणात्मक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। कि जो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं या फिर जो भी डेटा बना रहे हैं, तो उसको कैसा होना चाहिए। सबसे पहला रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब कि भैया कि अगर हम लोग इसके बेसिस पे अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई चीज मशीनरी खरीदनी है, या फिर अलग अलग चीजें करनी है, तो हम लोग इसके ऊपर रिलायबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो हम जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। रिलायबल इन्फॉर्मेशन इज फ्री ऑफ एरर, कि भैया इसमें कोई बायसेस ना हो, कोई एरर ना हो। फेथफुली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि इसका मतलब जो भी हमें रिप्रेजेंट हो रही है वो क्रेडिबल हो, वेरीफाइबल हो किसी मतलब पार्टी के द्वारा। इससे कि हम लोग इसे जो भी सेम रीजन के थ्रू अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये न्यूट्रल और फेथफुल रहे, तो यानी कि कुल मिला के भरोसेमंद होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें कुछ फॉल्ट या वाइसेस वगैरह हो। रिलेवेंस मतलब होता है कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन या फिर रिपोर्ट तैयार की गई, तो वो अवेलेबल होनी चाहिए टाइम पर। अब जिससे कि जो प्रिडिक्शन है या फिर फीडबैक है या इन्फ्लुएंस है यूजर का, तो उसको हेल्प मिल सके भैया, कि भैया वो प्रोडिक्ट कर सके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में।
कि कंफर्म कर सके पास्ट एवोल्यूशन को। अब भैया मान चलिए कि अब हमें बनाने हैं आज समोसे, तो अब आज हमने प्राइस रखा 5 रुपए। अब भैया हमें पता नहीं है कि समोसे कितने बचे थे। अब भैया मान चलिए कि कल की दुकानदारी थी नहीं, कल बच रहे थे 2 समोसे। अब हम यहाँ पे आज हम 1000 समोसे बना के बैठ जाए, तो फिर फायदा क्या है? कि हमें अगर पता होगा कल 5 समोसे बचे थे, तो हम आज 1000 समोसे बनाएंगे तो कम से कम में से 4 समोसे तो बच ही जाएंगे ना। या फिर अगर मान चलिए कल 5000 समोसे बचे थे, तो आज कम से कम 1000 समोसे तो बेच ही सकते हैं ना, अगर कहीं पे खोल के दुकान खोल के बैठ जाएंगे। तो अब इसकी इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए हमारे पास सही समय पर। अब भैया 20 दिन बाद तुम रिपोर्ट निकाल रहे हो, तो फायदा क्या है उस चीज का? कोई फायदा होगा? अगली चीज है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि कोई चीज अगर आपके पास डेटा आया है डिसीजन मेकर के पास में, तो वो अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में तो आ सके, उनके पास में कन्वर्ट हो सके। जो क्वालिटी है तो वो ये ऐसी होनी चाहिए कि समझ में आए। ऐसा नहीं है कि आपकी बैड कम्युनिकेशन की वजह से आपकी रिपोर्ट खराब हो जाए, समझ में तो आनी चाहिए। कंपैरेबिलिटी का मतलब है कि कंपैरिजन करना अलग अलग एंटिटी, मतलब अलग अलग फाइनेंशियल डेटा के साथ में, कि अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पे जो एनालिटी है, फैसिलिटिंग जो मीनिंगफुल एनालिसिस निकाल रहे हैं हम लोग, उससे कंपेयर तो कर सकें ओवर द टाइम फाइनेंशियल पोजीशन के समय पर अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो ये है अपना क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग की कैसे होने चाहिए, यानी कि एक अच्छी रिपोर्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ ये बहुत अच्छी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि डिसीजन मेकर के लिए कैसी होनी चाहिए, ये इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, तो एक हायरार्कियल फ्रेमवर्क बनाया है हमने, सबसे ऊपर रखा है डिसीजन मेकर। तो डिसीजन मेकर के लिए ये हम लोग बात करें कि अकाउंटिंग होती है। अब इसके लिए हम लोग बात करें कि कैसी होनी चाहिए, तो हम लोग बात करें इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, यानी कि समझ में आना चाहिए। अब मान चलिए कि आपका ओनर कोई फ्रेंच मैन है, तो अगर आप उसको हिंदी में लिख के देते हैं रिपोर्ट्स, तो फिर आपको वो कहाँ समझ पाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि डिसीजन में यूजफुल होने चाहिए, कि भैया ऐसा तो नहीं है कि भैया यूजफुल ही नहीं बन रही है डिसीजन के लिए। अगर हमें कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेना है अपनी फिल्म के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम लोग डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, यूजफुल ही नहीं है वो। ठीक है, और भी कई कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, जैसे कि रिलेवेंस होना चाहिए उसका, सही टाइम पे आनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, भरोसा कर सकते हैं। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि दूसरे रिपोर्ट के साथ में कंपेयर कर सकते हो, तो ऐसी रिपोर्ट्स होनी चाहिए। तो इसको डायग्राम्स की मदद से हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने बात भी की, जैसे कि पहला हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, ये काम में आती है डिसीजन मेकर्स के, और उसको समझ में आनी चाहिए, और जो डिसीजन है उसमें यूजफुल होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इंफॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होने चाहिए रिलायबल, यानी कि इसके ऊपर हम भरोसा कर सकें। ऐसा नहीं है कि भैया कि भरोसा ही नहीं हो रहा, यानी कहने का मतलब क्या है कि गड़बड़ हेर फेर नहीं होनी चाहिए आपके अकाउंटिंग में। ठीक है, रिलेवेंस होना चाहिए, सॉरी मैं रिलेवेंस मतलब होता है कि सही समय पर मिलने चाहिए इंसान को, कि डिसीजन लेने से पहले रिलेवेंस होना चाहिए। डिसीजन अगर हम लोग मान चलिए कि अगर मुझे आज अपनी कंपनी में एक मशीन खरीदनी है, अब जरूरत है या नहीं है मशीनों की, तो वो तो हमारा अकाउंटिंग के टेबल से ही पता चलेगा कि हाँ सेल्स हो रही है तो माल खरीदे, नहीं हो रही तो काय के लिए खरीदेंगे। रिलेवेंस होना चाहिए आपकी रिपोर्ट का। दूसरा बात रिलायबिलिटी, भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो चीज होती है। कंपैरेटिबिलिटी मतलब क्या होता है कि किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ में कंपेयर कर पाना। ठीक है, अगर हम लोग रेलेवेंस की बात करें, तो इसमें हम लोग बात करें कि हम लोग किसी भी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास रिपोर्ट अच्छी है, फीडबैक अच्छा हमें मिलता है। कि भैया अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास अकाउंट्स की रिपोर्ट है कि हाँ हाँ हमें पता है कि यहाँ पे चीज हम गलत कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगली चीज हमने बोली थी टाइमलीनेस, के समय पर मिलनी चाहिए भैया, कि आज अगर हमें मशीनें खरीदने जानी है तो हमें रिपोर्ट 5 साल बाद नहीं मिलनी चाहिए, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर ऑडिट्स। ठीक है, रिलायबिलिटी का अगर हम लोग सब पार्ट देखते हैं, तो रिलायबिलिटी के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे वेरिएबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, के अगर मैं अगर वेरीफाई कर रहा तो अगला बंदा भी वेरीफाई कर रहा, तो कोई चीज गलत नहीं निकलना चाहिए। न्यूट्रलिटी, यानी कि किसी पक्ष की तरफ नहीं जाना चाहिए,
फेथफुलनेस के तो भैया भरोसे के ऊपर तो धंधा ही टिका रहता है। भरोसा भी होना चाहिए फाइल के ऊपर, ये नहीं कि भैया जो फाइल बना रहा उसके ऊपर पता है कि हाँ ये उल्टा सीधा काम करता है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वही सारी चीजें आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए, और वही सारी चीजें लिखी हैं। रेलेवेंस के लिए हम लोगों ने बात कर ली कि इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होना चाहिए, और ये इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। और इससे कि हम लोग बात करें कि हमें जो डिसीजन मेकर होता है वो पास्ट के इवेंट को एवल्यूट कर सकता है, और प्रेजेंट के और फ्यूचर के, इससे कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। और प्रिडिक्टिव वैल्यू हेल्प, ये है यूज़र को हेल्प करता है कि जो फ्यूचर के आउटकम है वो कैसे आने वाले हैं। फीडबैक तो करेक्शन कर सकते हैं कि अगर वो पुरानी कोई गलती हुई है तो उसको सही कर सकते हैं कि सही समय पर मतलब डिसीजन लेने से पहले हमारे पास आ जानी चाहिए फाइल। रिलायबिलिटी के बारे में बात वगैरह भी की थी, तो इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड कर सकते हैं, किसी भी बायसेस में नहीं होना चाहिए, फेथफुल एक्यूरेट रिप्रेजेंट करना चाहिए जो भी रियलिटी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि अपना अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो उद्देश्य तो हमें अपने जीवन में उद्देश्य पता होना चाहिए, वैसे ही अकाउंटिंग के भी हमें उद्देश्य पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पे हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि क्या, इंटरेस्टेड ग्रुप को एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जो रिकॉर्ड्स हैं। सबसे पहले हम लोग पता है कि हम लोग दिन में बहुत सारे काम करते हैं, पचासों काम करते हैं। तो अब भैया हमें ये थोड़ा पता हर चीज के ऊपर डिटेलिंग थोड़ा पता होती है कि हमने भाई ये किया, फिर उसके बाद वो किया, फलाना किया, ढिकाना किया। तो ऐसे करके भाई हमें नहीं पता चल पाता कि हम लोग दिन भर में हमने क्या किया। तो इसके लिए हमें एक चीज, एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में हमें रिकॉर्ड बनाना चाहिए ताकि हमें पता हो। तो अकाउंटिंग का तो यही ऑब्जेक्टिव है कि रिकॉर्ड्स बनाना। तो अकाउंटिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बुक के फॉर्म में, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में। और मोस्ट ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव है, मतलब एग्जीक्यूटिव कैन नॉट एक्यूरेट रिमेंबर द न्यूमरस वेरिएट ट्रांजेक्शन। तो भैया दिन में कितनी सेल हुई, कितनी रिसिप्ट बनी, कितनी पेमेंट हुई, तो भैया हमें थोड़ा ना पता चल पाएगा ऐसे। डेली की डेली लाइफ में इतनी सारी चीजें होती हैं। तो भैया कंप्लीट रिकॉर्ड केप्ट करता है रेगुलरली, और रिकॉर्ड करता है इन्फॉर्मेशन। और कि हम लोग उसे वेरीफाई कर सकते हैं एक एविडेंस की तरह कि हाँ ये चीजें हुई। तो पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा है अपना कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो भैया पता लगाता है कि भैया फायदा कितना हुआ, घाटा कितना हुआ। तो भैया आप दो चार एंट्री भूल गए आप, तो उतने ही में आपको घाटा दिख जाएगा। पर अगर आपके पास मेंटेन्ड रिकॉर्ड है तो आप लोग प्रॉफिट और लॉस को पता कर सकते हैं। तो कोई भी ऑब्वियसली बात है, कोई बिजनेस का पर्सपेक्टिव होता है कि फायदा कर रहा, तो कोई कंपनी चलाते ही इसलिए कि उसे फायदा हो। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बताने के लिए प्रॉफिट और लॉस को। तो ओनर्स को ज़रूरत होती है अपने नेट रिजल्ट की, बिजनेस ऑपरेशन के भैया पीरियडिकली कि भैया 6 महीने में कितना फायदा हुआ, 7 महीने में कितना फायदा हुआ। तो ऐसे करके उन्हें एक पीरियड के वे में उन्हें पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए कि भैया कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। वेदर द बिजनेस अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे घाटा हो रहा हो। तो अगर घाटा हो रहा हो तो भैया हमें पता चल जाए कि हाँ घाटा हो रहा है, तो हमें बजिस बंद कर देना चाहिए। और काहे के लिए इन्वेस्टमेंट करो फालतू में जब घाटा ही हो रहा है। या फिर अगर चीजें सही हो सकती हैं तो उसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भैया और किया जाए। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि इफ टोटल रेवेन्यू अगर कितना है 600,000 है, तो एक्सपेंस कितना हो रहा है 5 लाख, सॉरी 5,40,000 हो रहा है। 6 लाख रुपए रेवेन्यू है, 5 लाख रुपए एक्सपेंस खर्चा हो रहा, और प्रॉफिट कितना हो गया 60,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अब इससे पता तो चला कि भैया हमें लॉस प्रॉफिट सब कुछ तो पता चला हमें ना। इसके अलावा हम लोग बात करें, हमारा तीसरा फायदा होता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कि भैया ये बताता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम किस जगह पे हैं, हमारे पास कितने एसेट्स एसेट्स और लायबिलिटी की फॉर्म में दिखाता है। कि भैया हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज बच गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन को यूजर की, तो भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अकाउंटिंग क्या करती है, कम्युनिकेट करती है रिपोर्ट्स के थ्रू, स्टेटमेंट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू, जिससे कि जो यूजर होता है उसके डिसीजन के समय पर जो रिपोर्ट्स हैं वो काम आ सकें। क्योंकि वो इन्हीं को तो साइन बना के यार अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। तो दो प्रकार के हमारे यूजर हैं,
इंटरनल यूजर जो कि अपनी जो टाइमलीनेस इन्फॉर्मेशन अगर इन्हें मिलेगी तो ये प्लानिंग कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और एक्सटर्नल यूजर के लिए उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भैया उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है तो भैया उन्हें पता तो चले कि हाँ भैया अगर हम लोग को हमने पैसा लगाया है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो हटा लेंगे वो। ठीक है, तो ऐसा करके इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के रोल के बारे में। तो जैसे कि हम लोग अभी डेफिनेशन वगैरह तो सब कुछ हम लोग देख ही चुके हैं, बहुत देर से हम लोग बात ही कर रहे थे। पर अब अकाउंटिंग के रोल के बारे में बात करने वाले थे कि क्या क्या रोल होता है बिजनेस के अंदर, या अलग अलग जगह क्या रोल है अकाउंटिंग का, उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सेंचुरी से हम लोग अकाउंटिंग को ऐसा इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये हमेशा से चेंज होता हुआ आ रहा है। और हम लोग बात करें अकाउंटिंग का काम क्या होता है, तो अकाउंटिंग का अगर एक्चुअल में अगर हम लोग काम देखें तो इसका हमें काम एक ही देखने को मिलता है कि ये क्या करता है। जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइज है, मान चलिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है गूगल जैसी, तो आपकी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर लाखों लोग काम करते हैं। तो अब कितना पैसा आ रहा कितना पैसा नहीं जा रहा, अब ये कैसे समझेंगे। तो भैया इसको समझने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं कि रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं। और रिपोर्ट्स का काम क्या होता है, रिपोर्ट्स का काम होता है कि चीज़ों को समझना, कि जो बहुत सारा मास ऑफ एंटरप्राइजेस का डेटा है इसको मीजरमेंट की मदद से, क्लासिफिकेशन की मदद से, समराइजेशन की मदद से डेटा को रिड्यूस करना यानी कि कम करना रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट्स में, जो कि दिखाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशन, आपका रिजल्ट कि आपने क्या किया है। इसीलिए इसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस अपना समझना है तो बिना अकाउंटिंग की रिपोर्ट के समझ ही नहीं पाएंगे आपको हमारे धंधे में क्या हुआ है। तो हम लोग बात करें जो अकाउंटिंग है, तो एक हम लोग बात करें स्पेशल प्रकार की सर्विस देती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एंटरप्राइजेस को अलग अलग वैरायटी के डेटा में, जो अलग अलग इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जिनके बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं। तो अकाउंटिंग रिलेट होती है पास्ट ट्रांजेक्शन से, और क्वांटिटेटिव डेटा देती है ये नेचर में, ठीक है। और ये कोई क्वालिटेटिव डेटा प्रोवाइड नहीं करती और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी नहीं देती है। जैसे कि हम लोग बात करें कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल कैसा है, बड़ा है, कम है, ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं बताता है, बल्कि ये बताता है कि जो जो ज़रूरी है, जो कि फाइनेंशियल मॉनेटरी है नेचर में, कि भैया इतना पैसा आया इतना पैसा गया। ये नहीं बताता कि भैया आपके एम्प्लॉयज़ में बहुत जज्बा है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, तो ये सब कुछ नहीं बताता है वो। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे हम लोग बात करें, इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। और काफ़ी कुछ देखते हैं कि हमें क्या क्या रोल होता है अकाउंटिंग का, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग को हम जानते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस के नाम से, ठीक है। तो इसे लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को एंटरप्राइजेस को एक और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं तो उनको एक लैंग्वेज की फॉर्म में दिखा देते हैं, भैया इतना प्रॉफिट हुआ, इतना घाटा हुआ। तो एक तरीके से जो बिजनेस है अगर उसको समझना है तो भैया आपको रिपोर्ट्स ही तो देखनी होंगी, आपको डेटा ही तो पढ़ना होगा। तो ये चीज़ ज़रूरी आती है। दूसरा कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सकता है, तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि एक के बाद एक के बाद एक, 10 तारीख को इतना ट्रांजेक्शन हुआ, 12 तारीख को इस तरह ट्रांजेक्शन हुआ। तो ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एक्चुअल में देखता है और सबको रिकॉर्ड करता है। करंट इकोनॉमिक रियलिटी, तो ये दिखाता है ट्रांजैक्शन वगैरह के बीच के रियलिटी के बारे में, कि जैसे मान चलिए कि साल के इनिशियली मैंने अपनी कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मेरी कंपनी में भी 1.5 लाख है। तो यानी कि मुझे भी पता चला कि क्या पता चला कि मेरे पास 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ 1 साल के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि ये डिटरमाइन करता है ट्रू इनकम किसी एंटिटी की, ऑर्गेनाइजेशन की। अगर पता इनकम करनी हो तो वो क्या होता है कि समय के साथ साथ कितनी चेंजमेंट हुई तो वो बता देता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह भी वर्क करता है। तो जैसे कि हम लोग बात करें तो जैसे कि ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं तो उनको क्या, एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनको बताता है कि हमारी कंपनी में आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप अ, हमारे लिए काम आते हैं, ठीक है। तो कमोडिटीज कमोडिटीज क्या है, तो इसमें हम लोग बात करें कि स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो अब अकाउंटिंग को एज अ कमोडिटी भी देखा जाता है, क्योंकि कोई भी अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अच्छा एक सीए नहीं रख पाता है, अपने डेटा अकाउंट को अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं कर पाता है, तो वो तो उसके लिए बहुत घाटे की बात हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग बात करें अकाउंटिंग एक ऐसा कमोडिटी भी है। क्लियर गाइस। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि अपने चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली है। तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, तो इसमें
हम लोग कुछ कीवर्ड्स को याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड से जो हमारा वर्ड है हमारे सामने, वो है एंटिटी। तो एंटिटी क्या होती है? एंटिटी का मतलब होता है कि एक तरीके से ये समझ लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ले रहा हूँ गूगल, ठीक है। तो गूगल एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक्चुअल में अगर उसके मालिक की बात करें तो मालिक से हमें मतलब नहीं है। तो गूगल खुद की एक एंटिटी है, तो वो क्या है? एक एंटिटी कहलाएगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल्स की और ज़्यादा, तो जैसे आईटीसी लिमिटेड हुआ या फिर हायर ज्वेलर्स हुआ, तो अकाउंटिंग सिस्टम हमेशा हम लोग बात करें एक स्पेसिफिक बिजनेस आइडेंटिटी के लिए होता है, ठीक है। तो इसे अकाउंटिंग आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया। दूसरा है ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन यानी कि दो अगर एंटिटीज हैं तो उनके बीच में कोई चीज का लेन देन, कोई भी सामान खरीद सकते हैं, कोई भी सर्विस खरीद सकते हैं, और हम लोग को मिलती है क्या? रिसिप्ट ऑफ मनी मिलती है, पेमेंट मिलता है, क्रेडिटर होते हैं। और इसमें कैश ट्रांजेक्शन होता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है। यानी कि अगर हम मुझे कोई दो एंटिटीज हैं उनके बीच में अगर कोई लेन देन हो रहा है, कोई सामान लिया या दिया जा रहा, तो वो या फिर कैश में ले सकते हैं या फिर ट्रांजेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड है कैपिटल। तो कैपिटल है क्या? वो अमाउंट जो कि इन्वेस्ट किया गया ओनर के द्वारा फिल्म के अंदर, जिससे कि कंपनी स्टार्ट हुई है। अब भैया वो किसी फॉर्म में लाया जा सकता है, या फिर वो पैसे की फॉर्म में लाया जा सकता है, या फिर वो अगर कोई मान चलिए कि कोई डिपो का बिजनेस है, ठीक है। तो डिपो का बिजनेस है तो उसमें वो क्या करता है? गाड़ियां लाता है। या फिर हम लोग बात करें कार का बिजनेस, तो गाड़ियां इकट्ठी कर कहीं से व्यवस्था करता है। तो वो कैपिटल क्या है? जिससे इनिशियली जो हमारा बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये सेल्स की बात करें तो सेल्स क्या है? तो टोटल रेवेन्यू जो कि किसी सर्विस या गुड्स को बेचने के बाद मिला है, तो वो क्या चीज़ कहलाती है? वही चीज़ हमारी कहलाती है सेल्स। तो जो हमें रेवेन्यू मिला है कस्टमर के थ्रू, ठीक है। और समझ गया। और एसेट क्या है अपना? एसेट भैया ऐसी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो कि इंटरप्राइजेस के, जो कि उसके लिए यूजफुल होते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। जैसे कि वो हम लोग समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी की कंपनी है आपकी, आप गाड़ी किराए पे देते हैं, तो गाड़ी आपके लिए क्या होगी? एसेट हो गई, जो कि आने वाले भविष्य में आपको पैसा देने वाली है, ठीक है। और इसकी हम लोग बात करें कि जैसे कि सुपर बाजार में हम लोग बात करें, खुद के उनके ट्रक्स वगैरह होते हैं, अभी डिलीवरी वगैरह हमें काम आते हैं, तो भैया ये क्या हो गया? उनका एसेट हो गया। अब एसेट को हम लोग दो प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहला होता है करंट, और दूसरा होता है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो कि एक साल के अंदर यूटिलाइज कर लिए जाएंगे, 1 ईयर। तो करंट एसेट क्या है? जो कि 1 ईयर के अंदर यूटिलाइज कर लिए जाएंगे। और नॉन करंट है, तो नॉन करंट एक साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, इसको समझ लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, इसे समझ लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो नॉन करंट एसेट होते हैं जो कि लंबे समय तक के लिए रहने वाले हैं। इट्स लाइक मशीनें जो कि कंपनी की कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगी हुई हैं। दूसरा है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी वो पैसा होता है जो कि कंपनी को चुकाना होता है, किसी चीज को डेप्थ होता है उसका, तो उसे चुकाना होता है फ्यूचर समय में। और इसको आपकी कंपनी में क्रेडिटर का क्लेम होता है कि भैया आपको हमें पैसा देना है इतना, ठीक है। तो ये चीज करा समझ में आई। तो वैसे ही इसमें भी करंट और नॉन करंट है। एक साल के अंदर आपको अगर आपको देना है तो फिर वो करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी, और एक साल से लंबे समय तक लिया जैसे कि होम लोन हुआ, तो वो करंट लाइबिलिटी नहीं कराएंगी, वो कराएंगी नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि उन्हें आपको लंबे समय तक देना है। तो गई बात करें अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी की, तो वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, तो इन लोग दो ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, करंट और नॉन करंट। तो इनके ऑपरेशनल साइकिल के ऊपर हम लोग इन्हें डिवाइड कर लेते हैं कि जो हम लोग बात करें एक साल के अंदर सेटल हो जाएंगी, 12 महीने के अंदर सेटल हो जाएंगी, तो वो जो हमारी करंट होगी, और जो लंबे समय तक के लिए चलने वाली है तो वो नॉन करंट हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं इसे जूम में जूम करके देखते हैं, अपने करंट एसेट क्लासिफिकेशन को देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और जूम करेंगे। तो ये है अपने एसेट को हमने क्लासीफाई कर दिया। अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले एसेट्स को देखते हैं। तो अपने पास है करंट एसेट और नॉन करंट एसेट।
तो करंट एसेट के अंदर आते हैं अपने क्या, करंट एसेट के अंदर एक साल के अंदर वही चीज़ें हैं। तो करंट इन्वेस्टमेंट जो कि आपके अंदर हो रही है, इन्वेंट्री है आपके पास में, जो ट्रेड रिसीवेबल है वो है कैश, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है, कैश के समान कोई चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, दूसरे करंट एसेट्स हैं। तो ये आपके क्या आते हैं, एसेट, करंट एसेट की, यानी कि एक साल के अंदर रहने वाले हैं, और नॉन करंट एसेट जो कि आपके पास लंबे समय तक रहने वाले हैं, जैसे फिक्स एसेट हुए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हुई, डिफर्ड टैक्स एसेट नेट हुआ, लॉन्ग टर्म लोन्स हुए और एडवांसेस हुए, और दूसरे नॉन करंट एसेट। तो उसी प्रकार हम लोग बात करें, हमारे पास लाइबिलिटी के भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने एसेट के बारे में बात की है, तो वैसे ही हमारे पास लाइबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो लाइबिलिटी के अंदर भी क्लासिफिकेशन है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट, जैसे करंट लाइबिलिटी तो एक साल के अंदर आने वाली है, तो इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल हुआ, अदर दूसरे करंट लाइबिलिटीज हुई, शॉर्ट टर्म पे प्रोविजंस हुए। नॉन करंट लाइबिलिटी तो वही लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, तो मैं आपको बताने के बोर भी नहीं करने वाला हूँ। और कुछ हमारी बेसिक टर्म्स दी गई हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो समझते हैं और अपनी टर्म्स को। तो भाई सबसे पहला जो हमारा वर्ड हमारे सामने आता है वो हमारा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या है, एक अमाउंट जो कि अर्न किया गया है, कोई भी हमने कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है कस्टमर को, तो उसमें हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो वही चीज़ क्या है, कोई भी सामान को बेचने के बाद मिलता है। तो कमीशन या इंटरेस्ट हम लोग बात करें, रॉयल्टीज, रेंट जो भी रिसीव हो रही होती है, तो रेवेन्यू को हम लोग इनकम भी बोल सकते हैं एक तरीके से। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा, अब भैया आपने क्या किया है, आपने आपने कोई, हम लोग बात करें कि इन्वेस्टमेंट की है अपनी अपने कंपनी के अंदर, तो कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन अर्निंग रेवेन्यू मेजर्ड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड ऑफ और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअल आइटम, रेंट, वेजेस, सैलरीज। तो यानी कि एक तरीके से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन किन चीज़ों के ऊपर खर्च किया है, तो वो चीज़ कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि आपने जिस कंपनी के अंदर आप लगे रहते हैं, तो उस कंपनी के मालिक को पैसा दिया, या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी दी, वेजेस दिए, और इंटरेस्ट, इवन की हम लोग बात करें ब्याज भर रहे हैं आप लोग। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल। तो भैया आप बिजनेस ओन कर रहे हैं, तो टाइम पास थोड़ा ना कर रहे हैं, तो आपके पास ये बेसिक सुविधा होनी चाहिए। जब आप बेसिक सुविधाओं को इस्तेमाल करते हैं तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा। अगली चीज़ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर है जी तुम्हारे खर्चे थे। एक्सपेंडिचर क्या है, स्पेंडिंग मनी और इनकर्ड लाइबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटीज को बढ़ाना और पैसे को खर्च करना। कुछ हम लोग बात करें फॉर कुछ बेनिफिट के लिए, जैसे प्रॉपर्टी रिसीव करना, परचेज करना, गुड मशीनरीज वगैरह। तो जिससे कि हम लोग बात करें कि एक साल के अंदर आपके पास कुछ उम्मीद है कि आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो एक्सपेंस किया है तो कुछ मिले। और प्रॉफिट तो लोग प्रॉफिट और गेन तो आपको पता ही है। तो एक्सेस प्रॉफिट क्या होता है कि जैसे मान चलिए कि मैंने 10 रुपए थे, मैंने 5 रुपए मेरे पास थे, मैंने इन्वेस्ट किए और मैंने चाय बनाई, और मैंने अपनी सेल को, चाय को बेचा 10 रुपए में। तो अब 10 रुपए की मैंने चाय बेची, तो 10 रुपए क्या हो गया, ये हो गई भाई सेल, और 5 रुपए क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और 5 रुपए हमारी इन्वेस्टमेंट थी, तो ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। और बस गेन क्या है, प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है इंसिडेंटल इवेंट और ट्रांजिशन से। तो बस वही है। लॉसेस क्या है, तो भैया कि आपका इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, वो प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो भैया जो बचा आपके पास लॉस हो गया। यानी कि एक तरीके से खर्चा ही हुआ और पैसा बढ़ नहीं रहा, डिक्रीज हो रही है ओनरशिप या इक्विटी आपकी, और मनी जा रही है, ठीक है, कोई बेनिफिट के बिना। डिस्काउंट क्या होता है कि भैया एमआरपी रेट पे कोई चीज़ मिल रही है, तो उसको रिड्यूस करके कम कर देना। डिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड सोल्ड, कि जिस प्राइस पे कोई चीज़ बिक रही है उस पर थोड़ा कम कर देना प्राइस। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बात करें, परसेंटेज के ऊपर लिस्ट किया जाता है, और किसी सेल के टाइम पे दिया जाता है, मैन्युफैक्चर वगैरह या होलसेलर लोग देते हैं ऐसे, कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। और बस यही है। और कुछ थोड़े बहुत टर्म्स बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं, जैसे वाउचर वगैरह हुआ, तो इनको देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जिन टर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो आपके सामने है।
तो सबसे पहला हमारे सामने टर्म आता है वाउचर। तो वाउचर क्या होता है कि जब आप लोग कोई सामान, जैसे कि एक एंटिटी है श्री और दूसरी है राम, तो श्री ने राम से कोई सामान खरीदा, तो भैया ये क्या देगा, इसका बिल देगा या रिसिप्ट देगा। तो वो रिसिप्ट इक्वल टू क्या है, वही चीज़ क्या कहलाती है, वाउचर कहलाती है। ये एविडेंस होता है कि ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि कैश मेमो हुआ, कैश परचेज हुआ, इनवॉइस हुआ, रिसिप्ट हुई, तो ये सब क्या होते हैं, वाउचर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रमाण है कि ट्रांजेक्शन हुआ है। दूसरी चीज गुड्स। तो गुड्स क्या होते हैं, कोई चीज सामान, आपने कोई चीज खरीदी, जो कि बिजनेस क्या करती है, डील करती है कि आप लोग क्या खरीदते हैं या फिर क्या बेचते हैं। तो वो सारी सामान जो कि खरीदी जाती है या बेची जाती है, वो क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। और गुड्स में वो चीज़ नहीं आती है, जैसे कि हम लोग बात करें जो कि दुकान के अंदर चीज़ इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि मान चलिए कि चेयर या कुर्सी, जो कि हम लोग बात करें सोफा फर्नीचर, जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं दुकानों में, तो वो सब गुड्स के अंदर नहीं आएगा। वो आएगा हमारे किसके अंदर, वो सारी चीज़ें आएंगी हमारे एसेट्स के अंदर। ड्राइंग क्या होती है, तो ड्राइंग जबकि हम लोग बात करें, कोई दुकानदार जब अपने घर के लिए पर्सनल पैसा निकालता है अपनी दुकान से अपने काम के लिए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है। तो ये अकाउंटिंग में नहीं जोड़ी जाती है। तो ये अपना मतलब एक तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है, यानी कि अपना उसने जो भी इन्वेस्टमेंट की है ओनर ने, तो वो धीमे धीमे से कम कर रहा है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा निकालता जाएगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट जितनी लगी थी वो खत्म होती चली जाएगी। परचेज परचेजेस क्या होते हैं कि हम लोगों ने कोई चीज़ खरीदी है, बिजनेस या क्रेडिट वगैरह में कोई चीज़ ली है, खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेजेस बोलते हैं। स्टॉक क्या होता है, तो स्टॉक की हम लोग बात करें तो कोई भी चीज़ आपने क्या करके रखी है, भंडार करके रखी है, कोई भी चीज़ आपके स्टॉक में रखी है, यानी कि गोदाम होता है। तो राम अपने दुकान है उसकी, तो दुकान के अंदर कुछ सामान रखता है और उसका एक क्या है, तो जैसे कि हम लोग बात करें कि आपके जैसे कि एक राम नाम का लड़का है, तो उसकी दुकान है, तो दुकान के साथ साथ उसके पास एक गोडाउन है, जहाँ पे उसके पास कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा होता है कि जब कस्टमर आए तो वो क्या करे, उन्हें रख सके। तो वही चीज़ क्या होती है, स्टॉक्स होती है, भंडार के तौर पर रख लेते हैं हम लोग। तो वही चीज़ हमारी क्या होती है, स्टॉक्स होती है। तो अकाउंटिंग जब खत्म होने वाली होती है, खत्म होती है, तो तब उसके पास जो कि सामान बचा होता है अकाउंटिंग खत्म होने के बाद, तो वो उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि माल बचा हुआ है, ठीक है। और वही अगर हम लोग बात करें कि अ, जब अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं और हमारे पास जो स्टॉक होता है उसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और दूसरी चीज डेब्टर्स कौन होते हैं, तो डेब्टर्स ऐसे पर्सन होते हैं या फिर ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जिस जो कि हमारा उन्होंने कोई सामान लिया, जैसे कि हम लोग मान चलिए कि एक पेंसिल बनाने की कंपनी है हमारी, तो वो कोई पर्सन, श्याम नाम का कोई आदमी है जो कि जिसने हमसे बहुत सारी पेंसिल खरीद के रखी हैं और वो उसे हमें अब 10 लाख रुपए देने हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, डेब्टर हो गया। और ये अगर हम लोग बात करें तो डेटा शीट के अंदर एसेट साइड पे रखा जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे लिए एसेट ही है, क्योंकि कल के चल के हमें इसको पैसे मिलेंगे। और दूसरी चीज क्रेडिटर क्या होता है, तो क्रेडिटर ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें हमें पैसा देना होता है। जैसे कि मैंने अब दूसरे आदमी को 10 लाख का सामान दिया था, तो 5 लाख का सामान मैंने कहीं से लिया होगा, तो जब मैंने किसी जगह से सामान लिया तो मुझे भी तो उससे पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं उसका वो मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरे लिए लायबिलिटी बन गया एक तरीके से। तो लायबिलिटी के साइड पे लिखा था क्रेडिटर को, जिससे हमें पैसे देने हैं। इसके अलावा बस हमारा यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। और अगर आप लोगों को कोर्सेज परचेज करने हैं 11th का बहुत अच्छी तरीके से, मंथली प्रैक्टिस करनी है, वीकली प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स के लिए। और अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी किसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारी वेबसाइट द इंडो फ्रेंच आईएएस को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।